हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना है कि एबीजी शिपयार्ड जो है इसने 22,842 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है। और ये जो आपका घोटाला है, ये जो आपका फ्रॉड है, ये भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटालों के रूप में भी जाना जा रहा है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है, वही सारी जानकारियां लेकर के मैं आज की वीडियो में आज आप सभी के सामने आया हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या किन किन मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी का कारोबार क्या है, पूरा मामला जो अभी से शुरू से लेकर के अंत तक क्या रहा है, जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के पतन का पूरा क्रम कैसे शुरू हुआ और ये कैसे घोटाला हुआ है। एक टर्म आती है एनपीए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये क्या है, बैंक कंसोर्टियम क्या है, और बैंक कंसोर्टियम जो है वो किसे लोन मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या बैंक कंसोर्टियम की भी कोई नीति होती है, इस कंसोर्टियम की अगुवाई जो है वो कौन सा बैंक कर रहा है, और हर एक बैंक ने कितना कितना लाख या करोड़ का कितना उसमें आपका इन्वेस्ट किया है या लोन दिया है, कौन कौन लोग इस घोटाले में मेन रूप से आरोपी बनाए गए हैं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इसके जो मालिक है ऋषि कमलेश अग्रवाल, वो फिलहाल कहां पर है। अब इसके बाद में एसबीआई जो है, एसबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा है, विपक्ष जो है उसका निशाना क्या रहा है पक्ष के ऊपर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें क्या पाया गया ये बात भी पढ़ेंगे। अब जो विपक्ष ने निशाना साधा था तो उसका बीजेपी का क्या पलटवार आया है ये बात भी पढ़ेंगे। उसके अलावा आज ये जो घोटाला पता चला है एबीजी शिपयार्ड, इसके अलावा भी भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले आए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में शेल कंपनियां क्या होती है इसके बारे में पूरी जानकारियां लेकर के मैं आज आप सभी के सामने आया हूं। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आपने अंत तक देखना है, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप इस बात में श्योर हो जाइएगा कि इस मामले से एक जरा सी बात भी आपसे नहीं छूटने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोज वीडियो आप सभी के लिए लेके आते हैं, वो भी आपको जानकारी उनके बारे में भी मिल सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड जो हुआ है, स्कैम कह सकते हैं इसको, घोटाला कह सकते हैं, इसके बारे में। तो ये जो धोखाधड़ी है ये कुल मिलाकर के लगभग 22,842 करोड़ रुपए की हुई है। और ये जो है एबीजी शिपयार्ड केस जो है, इसको भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड भी कहा जा रहा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट रूप में एसबीआई कहते हैं, इसने शिकायत करी है सीबीआई से, ठीक है नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से शिकायत की थी। और इसी के आधार पर 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बाद में बात करता हूं कि अब ये जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है इसका पूरा कारोबार क्या है, इसके बारे में, इसके कारोबार के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं शुरू से लेकर के। तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। गुजरात का दाहेज और सूरत दो क्षेत्र हैं जहां पर कि एबीजी समूह की शिपयार्ड कंपनी जो है वो पानी के जहाज बनाने की और साथ साथ में पानी के जहाज जो होते हैं उनकी मरम्मत का कार्य भी करती है। अगर हम अभी तक की बात करें कि भाई कितने जहाज बना चुकी है, तो एबीजी शिपयार्ड 165 जहाज बना चुकी है, जिसमें 46 जहाज तो विदेशी बाजारों के लिए बनाए हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा कि 46 जहाज विदेशों के लिए, बाकी बचे हुए जहाज भारत देश के लिए उसने बनाए हैं। अब इस कंपनी ने 1985 से लेकर के 1991 तक बड़े बड़े ऑर्डर हासिल कर लिए और अपने हिसाब से बड़ा मुनाफा कमाया था। उसके बाद में बात करते हैं कि सर, रिपोर्ट के अनुसार 2016 में कंपनी को 55 करोड़ डॉलर से अधिक नुकसान हुआ था। और इतना बड़ा नुकसान होने के कारण इस कंपनी की जो हालत थी वो आपकी कमजोर हो चुकी थी। बात कर लेते हैं कि उसी दौरान 2015-16 के बाद में ही वैश्विक स्तर पर मंदी आ गई थी और विश्व का जो पूरा बाजार था, पूरा का पूरा व्यापार था, वो डगमगाने लगा था। और इसी की चपेट में आ गई एबीजी शिपयार्ड। इसकी चपेट में आने के बाद एबीजी शिपयार्ड के बहुत से ठेके ऐसे थे जो बंद हो गए। और अगर उसने जहाज बना भी दिए, पानी के जहाज बना भी दिए, तो वो सारे के सारे इन्वेंट्री में पड़े रह गए। इन्वेंट्री आप ऐसा कह सकते हैं कि भैया बनाने के बाद वो बिक नहीं पाए।
और लेकिन बनाने में पैसे तो इन्वेस्ट हुए ना, तो इसी कारण से कंपनी की जो कैपिटल थी, कंपनी की जो रकम थी, कंपनी के पास जो पैसा था वो लगातार कम होने लगा, कंपनी लगातार डूबने लगी। और ये मंदी जो है 2015 से ही शुरू हो गई थी और 2015 से लेकर के लगातार कंपनी जो थी वो नुकसान में ही जाने लगी थी। अब अचानक से ये कंपनी खबरों में क्यों आ गई कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो इसी पर निगाह गड़ा करके बैठा है, ऐसा क्या रीजन रहा अचानक से? तो देखिएगा, सीबीआई ने कथित तौर पर यह कहा है कि 22,842 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने कर दी है। साथ साथ में उसके जो सीएमडी है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, प्रबंध निदेशक जो है ऋषि कमलेश अग्रवाल, साथ साथ में डायरेक्टर जो है संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ उन्होंने केस भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में बात करते हैं कि अब हम इस मामले को शुरू से देखते हैं कि पूरा पूरा मामला क्या है इसके साथ में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो बैंक कंसोर्टियम है इसने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज करी थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, क्लियरिफिकेशन मांगा था। बैंक कंसोर्टियम ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज करी थी और 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू करी थी। उसके बाद में बात करते हैं कि बैंक अधिकारी ने कहा कि सर, जो एसबीआई है, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी कहा जाता है, इसके साथ केवल एसबीआई ही नहीं बल्कि एसबीआई के साथ साथ में 28 बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं जिनसे 2,468.51 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि सर, फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है, ये फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो यहां सिर्फ एक लाइन के लिए बता रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा कि जो फोरेंसिक ऑडिट होता है इससे पता चला है कि 5 वर्षों में, जो कि हम कहें कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में रहे, आरोपियों को कथित रूप से मिली भगत करी और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें कि क्या हुआ कि जो धन हुआ है, जो धन था उनके पास, जो रकम थी, जो पैसा था, उस धन का उन्होंने दुरुपयोग किया और आपराधिक विश्वासघात भी शामिल है इस बात में। अब इसके बाद में क्या हुआ कि देखिएगा, इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी के पतन का कारण, अरे जिस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई हो, 1991 तक उस कंपनी ने इतना बड़ा मुनाफा कमाया हो और अचानक से घोटाला उसमें कैसे हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बारीकी से बता देता हूं। देखिए, 1991 तक तो मैंने बता दिया था कि कंपनी जो है वो पूरी तरह से प्रॉफिट में चल रही थी, बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी। धीरे धीरे अब पतन की बात करते हैं कि जब तक वो कोई ऊपर जा रही थी कंपनी, उसके बारे में तो मैंने पढ़ा दिया। अब कंपनी नीचे डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है, तो कंपनी के डाउनफॉल को देखिएगा कि 2005 से लेकर के 2010 तक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे कि 2008 में क्या हुआ कि वैश्विक वित्तीय संकट के संकेतों के बावजूद भी जो एबीजी शिपयार्ड थे उसने उदारता पूर्वक उधार देना जारी रखते हैं सारे के सारे बैंक। 2005 से 2010 के बीच में बता रहा हूं कि जो विश्व में वित्तीय संकट आने के बाद भी लगातार बैंक इस कंपनी को उधार देते रहे। 2008 में क्या हुआ कि यूएस हाउसिंग बबल और लेहमैन जो ब्रदर्स है, इनके पतन के कारण ही वैश्विक वित्तीय संकट उभर करके आया था, जिसका कि एबीजी शिपयार्ड जो है इसको भी उसने प्रभावित किया। कंपनी के पास अब कार्यशील पूंजी जो थी, जो काम करने के लिए जो पूंजी होती है, उसमें कमी आने लगी और इसी के कारण जो आपका परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे चल निधि और वित्तीय समस्याएं बढ़ने लगी। क्योंकि भाई कंपनी को चलाने के लिए तो हर बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो है उसको भी देखना पड़ेगा। ये सारी बातों में तालमेल भी नहीं बैठा पा रहे थे। मार्च 2014 में क्या हुआ कि जो एसबीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन और सीडीआर के तहत एबीजी शिपयार्ड को ऋणों की पुनर्संरचना करने का प्रयास किया। जितने भी ऋण लिए हैं तुमने, उनको दोबारा से आप उनकी संरचना देखिएगा। अब पुनर्संरचना जो थी वो विफल हो गई, वो काम नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि एबीजी शिपयार्ड जो था वो नियत तारीख पर ब्याज और किस्तों को देने में असमर्थ था। जब कोई व्यक्ति ब्याज और किस्त ही नहीं दे पाएगा तो वो अपनी जो लोन था उसको कैसे उसको मैनेज कर पाएगा। उसके बाद में क्या हुआ, 2016 की बात करता हूं, जुलाई 2016,
एबीजी शिपयार्ड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। एनपीए क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम अलग से स्लाइड में पढ़ेंगे। तो उसको एनपीए घोषित कर दिया गया था, ठीक है, जिसकी पिछली तारीख जो थी वो 30 नवंबर 2013 थी। जनवरी 2019 में एसबीआई ने धोखाधड़ी की पहचान कर ली कि भाई जो एबीजी शिपयार्ड है ये तो धोखाधड़ी कर रहा है, और 2019 जनवरी में ही अर्नस्ट एंड यंग एलएलपी ने एबीजी शिपयार्ड पर फोरेंसिक ऑडिट किया। ये जो था ये अप्रैल 2022 और जुलाई 2017 के बीच धोखाधड़ी का सबूत पाता है, और ऑडिट से पता चला कि धोखाधड़ी धन के मोड़, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से बैंक के धन की कीमत पर गैर कानूनी रूप से हासिल करने के उद्देश्य से आयोजित करी गई थी। यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी तरह से इसके बारे में इसके पूरे चिट्ठे को खोल करके रख दिया था। एबीजी शिपयार्ड ने मुख्य रूप से 28 बैंकों से 3 अलग अलग प्रकार के ऋण प्राप्त किए थे। इन ऋणों के माध्यम से जुटाए गए धन को 98 सहयोगी कंपनियों के माध्यम से बदल दिया था। यानी कि ऋण लिया और अपनी जो सहयोगी कंपनियां थी उनके माध्यम से कंपनी ने ऋण को में भी हेराफेरी करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पैसा तो ले लिया कंपनी के नाम से, लेकिन उसमें जो खरीदारी थी वो पर्सनल रूप से कर ली गई, कि कंपनी का पैसा जो था अधिकारियों ने वो अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया। तो ये होता है व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करना। नवंबर 2019 की बात करते हैं तो एसबीआई ने दर्ज कराई शिकायत। एसबीआई ने जो थी वो सीबीआई को अपनी जो शिकायत थी वो दर्ज करा दी। अगस्त 2020 में एसबीआई ने अधिक व्यापक शिकायत जो थी वो दर्ज करी, और 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने मामला पूरा दर्ज कर लिया और एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को बुक किया मतलब क्या है कि उनके खिलाफ मामला जो था वो दर्ज कर लिया। अब इसमें बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिएगा, थोड़ी सी बातें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि कौन से बैंक का कितना कितना लोन था। अगर हम शुरुआती तौर पर देखें तो कुल 22,842 करोड़ रुपए का कुल बाकी बकाया है एबीजी शिपयार्ड पर। इसका सबसे ज्यादा जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है, जो कि 7,089 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एसबीआई और जो सहयोगी बैंक है 2,925 करोड़ रुपए का। आईडीबीआई बैंक का 3,639 करोड़ का आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपए। एक्सिम बैंक का 1,327 करोड़ रुपए। इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,244 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़ रुपए इनके बीच में एबीजी शिपयार्ड का अटका हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं आंकड़े, ये तो वे सभी बैंकों के आंकड़े हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे हैं। उसके अलावा भी लगभग 28-30 बैंकों के और भी लोन ले रखे हैं जो कि छोटे तौर पर ले रखे हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने मुख्य रख दिए हैं। अगर 15 फरवरी की बात करें, 2022 15 फरवरी की बात करें, तो जो सीबीआई ने जो प्रमोटर है ऋषि अग्रवाल और एबीजी के अधिकारियों संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। लुकआउट का मतलब है कि इनको अब देखना पड़ेगा, बुला करके इनकी पूरी तरह से शिकायत करेंगे। अब एक बात समझिएगा, अगली स्लाइड में मैंने आपसे अभी 2-3 बार इस टर्म को पढ़ लिया कि एनपीए क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब मैं आपके बात करता हूं ये क्या होता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो ईएमआई मतलब कि जो आप किस्त देते हैं बैंक को, कि भाई मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, उसके बाद आपने बैंक से कहा कि भाई मैं आपको 20-20 हजार रुपए करके पर महीने लौटाऊंगा। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं और ईएमआई की जो किस्त है उसका पैसा रिटर्न करते हैं, और यदि आप 3 से ज्यादा किस्तों को नहीं लौटा पाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एनपीए हो जाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, और आपके घर पर बैंक वाले नोटिस भेजना शुरू कर देंगे। और जब आप नोटिस के बाद भी पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर उस लोन के बदले डॉक्यूमेंट आपसे जो आपने जो उसमें डॉक्यूमेंट जमा किया होगा, मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख के लोन लेने के लिए आपने अपना घर या कोई मकान या कोई दुकान ऐसे गिरवी रख दिया है, आप अपने शब्दों में कहिएगा, तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है बैंक। और अगर आप फिर भी नहीं करोगे तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम करनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन एबीजी शिपयार्ड के साथ ऐसा इतनी देरी से क्यों हुआ है, इसके बारे में देखिएगा। अब मैंने आपसे कहा था सर बैंक कंसोर्टियम, अब बैंक कंसोर्टियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके बैंकिंग से संबंधित जो आप स्टूडेंट्स हैं,
आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है, इसको आपने जरूर देखना है, लेकिन ये जरूरी सभी के लिए है, तो आप लोग इसमें मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। कंसोर्टियम फाइनेंस लोन होने का वह तरीका है जिसमें शख्स या कंपनी या दो से अधिक बैंक जो है इनसे एक ही एप्लीकेशन के ज्यादा के बदले बहुत मोटी रकम या कर्जा ले लिया जाता है, कि एक एप्लीकेशन लिखी और उस एक एप्लीकेशन से ही दो से अधिक बैंकों से लोन ले लिया जाता है। ये बैंक कंसोर्टियम कहलाता है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि ब्याज दर और सर्विस चार्ज दोनों को छोड़कर के बाकी सभी शर्तें सभी बैंकों के लिए एक जैसी होती है। इस व्यवस्था में बैंक और लोन लेने वाली कंपनी या शख्स के बीच में एक साझा लोन जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है। मैंने कहा जितने आदमी होंगे, जितना बैंक होंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट के तौर पर ये सामने आ जाता है। अब बैंक कंसोर्टियम से किसे लोन मिलना चाहिए, किसे लोन मिलना नहीं चाहिए, इसकी क्या पॉलिसी होती है, इसकी नीतियां क्या होती है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, वैसे तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसने कंसोर्टियम फाइनेंस की नीति को 30 साल पहले बनाई थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद 1996 में इसे खत्म कर दिया गया था, ताकि जो बैंकों से छूट जो है वो मिल सके लोगों को। मतलब ये हुआ कि जो फिलहाल कंसोर्टियम फाइनेंस के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, आरबीआई ने फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रखी है, इसलिए इन दिनों कंसोर्टियम फाइनेंस जो है इसकी नीतियां और शर्तें, पॉलिसी जो कुछ भी तैयार करता है वो इसमें बैंक ही तैयार करते हैं फिलहाल, क्योंकि 1996 में ये आरबीआई ने बंद कर दी थी। उसके बाद में क्या कर रहे थे कि ये जो लोन दिया गया है एबीजी शिपयार्ड को, इसमें बैंक कंसोर्टियम की अगुवाई कौन कर रहा था? तो एक बात मेरी समझिएगा, सबसे ज्यादा लोन दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन भैया इसमें आईसीआईसीआई बैंक कंसोर्टियम की अगुवाई भी तो कर रहा था। अरे 7,089 करोड़ रुपए दिए थे आईसीआईसीआई बैंक ने, तो इसकी अगुवाई आईसीआईसीआई बैंक ही कर रहा था, इस कंसोर्टियम की अगुवाई, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया कौन से बैंक से कितना कितना लोन दिया गया है। तो आईसीआई से सबसे ज्यादा बैंक लोन दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में 3,634 करोड़ आईडीबीआई बैंक ने दिए, एसबीआई ने 2,925 करोड़ रुपए दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,614 करोड़ रुपए दिए, पंजाब नेशनल बैंक ने 1,244 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद में आपकी बात करते हैं कि सर इंडियन ओवरसीज बैंक जो रहा, इसने 1,228 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ साथ जो एलआईसी है, इसने भी 136 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वित्तीय संस्थाएं थी जिन्होंने इनको लोन दिया है, तब जाकर के ये बैंक लोन इतना बड़ा हुआ है। तो देखिएगा, ये सारी वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि वह मुख्य कंपनियों का कितना बकाया इसमें राशि हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें तो बेशक मत लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा एग्जाम कार्ड लाइव का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, नोट्स बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम कार्ड लाइव केवल पढ़ाता नहीं है, आपको उसके पूरे के पूरे हूबहू नोट्स भी देता है, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। बस आपसे कहा जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। फ्री कोचिंग चल रही है तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में बात करता हूं कि भाई किन किन लोगों, इतना बड़ा मामला हो गया है, अब इसके बाद में किन किन लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो सबसे पहली बात कि जो पूर्व सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ, साथ साथ में जो वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं संथानम मुथुस्वामी, और साथ में 3 अन्य निदेशक है। कौन कौन? सबसे पहले अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया, इनको आरोपी बनाया गया है। नाम पूरे देख लीजिएगा, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ, जिनको आरोपी बैंक ने या सीबीआई ने बनाया है। अब इसमें कहा गया कि सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली 2 कंपनियां मुख्य हैं। 2 कंपनियां मुख्य कौन कौन सी है? एक तो एबीजी शिपयार्ड, इसके अलावा एबीजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। आप ऐसा मत समझना कि भाई सर ने शुरू में तो बताया था कि एबीजी शिपयार्ड है, अब 2 कंपनियां हो गई। भाई एक के ही तो अधीन है, दोनों की दोनों है ना, दोनों एक ही ग्रुप की तो कंपनियां हैं। इसके बाद में सीबीआई ने इस कंपनी के साथ में डायरेक्टरों के
एक ही साथ डायरेक्टरों के सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे जितने भी ठिकाने थे उन सब के बाद में उन सभी के ऊपर छापेमारी करी और इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए और अहम दस्तावेजों से ये पता चलता है कि एबीजी शिपयार्ड जो थी वो शिप बनाने का काम कम कर रही थी, बैंकों को ठगने का काम ज्यादा कर रही थी। अब मैं बात करता हूं, मेन मालिक तो आपके ऋषि कमलेश अग्रवाल है, वो फिलहाल कहां पर है? तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ऋषि कमलेश अग्रवाल जो है वो कहां पर है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि ऋषि कमलेश अग्रवाल जो है वो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये तो जब कोई व्यक्ति पकड़ा ही नहीं गया है तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जानकारी दर्ज नहीं कराई गई है, ना उनके बारे में कुछ बताया गया है कि कहां पर है। और एबीजी शिपयार्ड की जो वेबसाइट जो थी इससे पहले, वो सारी वेबसाइट जो थी वो भी बंद कर दी गई है। तो ये जानकारियां यहां से हमें पता चली। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इसमें एसबीआई का पक्ष क्या रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पक्ष क्या रहा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एबीजी शिपयार्ड है इसका अकाउंट एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत लिक्विडेशन के दौर से गुजर रहा था। पहली शिकायत एसबीआई ने नवंबर 2019 में दर्ज कराई थी। इसके बाद एक और शिकायत दर्ज कराई थी जो दिसंबर 2020 में दर्ज कराई थी। बैंक के अनुसार जो उन्होंने शिकायत दर्ज करी है उस शिकायत को दर्ज कराने में कोई भी देरी नहीं हुई है। ठीक है। उसके बाद में कहा कि सर ये जो एसबीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो सीबीआई के साथ में लगातार बहुत दिनों से संपर्क में बना हुआ है। और बैंक के जो एमडी रहे हैं स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि सर हम ज्यादा से ज्यादा रकम की रिकवरी करने की कोशिश करेंगे कि चाहे कंपनी का कुछ भी बेचना पड़े, चाहे जो कुछ भी उन्होंने गिरवी रखा होगा वो बेचना पड़े, या जो मालिक है उनको पकड़ेंगे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। जब उन्होंने कंपनी का पैसा प्राइवेट में इस्तेमाल के लिए किया है तो उनके प्राइवेट पैसों को भी हम कंपनी के लिए इस्तेमाल करने में सक्षम है। तो ऐसा कहा गया है सीबीआई ने कि जितना ज्यादा पैसा उनसे उगलवाया जा सकेगा हम उस पैसे को उगलवाने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि सर अभी मैंने आपसे कहा कि एनसीएलटी क्या होता है। तो एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट देश में एक है जो कि दिल्ली में है, ठीक है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनियों के संबंध में कानूनों को संभालने के लिए इसे स्थापित किया गया कि जो कंपनियां हैं उन पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए एनसीएलटी बनाया गया है। अब ये एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जो कि संरचनाओं, कानूनों को संभालता है और विवादों का निपटारा करता है और जो कॉरपोरेट मामलों से संबंधित है। और एनसीएलटी का अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका वर्णन, इसका उल्लेख संविधान में कहां पर है, तो अनुच्छेद 245 में इसका अनुच्छेद जो है वो किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी है चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपके सामने, इसको नोट कर लीजिएगा, रामलिंगम सुधाकर। अब हम बात करते हैं कि सर फोरेंसिक ऑडिट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट को भी पढ़ाएंगे, ये होता क्या है। तो फोरेंसिक ऑडिट जो है वो एक व्यक्ति या फर्म के वित्तीय रिकॉर्ड की परीक्षा और मूल्यांकन होता है कि जो वित्त का जो रिकॉर्ड है उसकी परीक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना ही फोरेंसिक ऑडिट कहलाता है। फोरेंसिक ऑडिट के दौरान एक ऑडिटर सबूत प्राप्त करना चाहता है जो संभावित रूप से अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। धोखाधड़ी या गबन जैसे आपराधिक व्यवहार को उजागर करने के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट का उपयोग किया जाता है। यह बात आपको समझ में आई? तो देखिएगा, अब हम कहते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट तो आपको पता चली क्या होती है, लेकिन जो एबीजी शिपयार्ड की फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, इस बात को भी आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे अर्न्स्ट एंड यंग ने अप्रैल 2012 से 2017 तक की अवधि में कंपनी के वित्तीय आंकड़ों की फोरेंसिक ऑडिट जांच करी। 18 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28 बैंकों के समूह के सामने ये बात रखी और इसी रिपोर्ट में ये निकल करके सामने आया कि बैंक जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने बैंक से लोन में लिए गए पैसों का डाइवर्ट करके उसका दूसरे उद्देश्यों के लिए काम किया। मैंने आपसे पहले कहा था कि बैंक जो पैसे हैं वो बैंकों से ले लिए गए कि भैया हम तो कंपनी में इस्तेमाल करेंगे, कंपनी के लिए गाड़ी चाहिए और गाड़ी खरीद ली खुद के लिए, है ना। तो इन पैसों का प्राइवेट
इस्तेमाल किया गया है, व्यक्तिगत इस्तेमाल किया गया है, ये बात आपने समझनी है। उसके बाद में देखिएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2016 को 603 करोड़ रुपए वन ओशन शिपिंग और 812 करोड़ रुपए अपने ग्रुप की एक दूसरी कंपनी एबीजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को दिए। इसके अलावा एजीबी सिंगापुर जो है इसके लिए खरीदे गए थे। 328 करोड़ के शेयर में भी बैंक से लोन लिए गए, पैसों का इस्तेमाल करने का संकेत मिलता है। यानी कि बैंक के लोन को डाइवर्ट करके विदेशों में शेयर खरीदे गए। देखिएगा, जो कंपनी ने पैसा दिया उस कंपनी के पैसों से इन्होंने विदेशों में अपने शेयर खरीदे हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। यानी कि बैंक के लोन डाइवर्ट करके विदेशों में शेयर खरीदने का भी इन पर आरोप लगाया गया है। अगर मैं बात करूं फोरेंसिक रिपोर्ट में, तो इनमें पाया गया कि सर फंडों से खरीद की गई संपत्तियों का लेखा जोखा कंपनी के अकाउंटिंग जो बुक है उसमें नहीं था। मतलब ये उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने इस बात पर फ्रॉड किया है। मैं बात करता हूं, अब देखो ये फ्रॉड तो सारा हो गया, अब इसमें इसको राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। इस घोटाले में एक राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। राजनीतिक मोड़ क्या है कि इस कंपनी द्वारा 22,000 से ज्यादा का घोटाले को लेकर के जो आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया प्रभारी है जिनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि भैया ये जो बीजेपी का सारा काम है, ये सारा काम जो है वो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोल दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का पैसा लुटाओ फिर भगाओ। ये सरकार जो है वो एक रणनीति पर काम कर रही है कि जनता का पैसा लुटाओ फिर भगाओ, ऐसी रणनीति पर काम कर रही है। और इसी के तहत घोटाले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और आरोपी घोटाला करने के बाद देश से विदेश भाग जाता है। और विपक्ष का इस पर क्या निशाना रहा उसके बारे में बता रहा हूं कि विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों ने भी यही किया कि भाई पहले आप इनको पैसा दे दीजिएगा, फिर ये सरकार जनता के जो टैक्स का पैसा आप लोग इकट्ठा करते हैं वो सारे इनको दे दीजिएगा लोन के तौर पर, फिर ये अपने लोन जो है वो लेकर के विदेशों में अपने शेयर खरीद लेते हैं, विदेशों में अपने मकान खरीद लेते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। तो सीधे सीधे ये पैसे की चोरी करते हैं, जनता के पैसे की। और लेकिन सीबीआई, एसबीआई और मोदी सरकार ने पूरे मामले को ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसा देती है और फाइलों को बस इधर उधर करने का कार्य करती है। 2017 में मामला सामने आ गया था, तो 2022 तक 5 साल क्यों लगाए हैं इस मामले को उजागर करने में? ये सरकार की विफलता है, ऐसा सुरजेवाला ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है। ठीक है, अब इसमें बीजेपी का क्या पलटवार रहा? बीजेपी कहती है कि ये जो लोन है ये तो यूपीए 2 की सरकार का ही दिया हुआ है, कि आप पीछे जाकर के देखिए कि लोन देना तो कांग्रेस सरकार ने ही शुरू कर दिया था। यूपीए की जब दूसरी सरकार बनी थी उसी में ये लोन देना शुरू कर दिया था। आप समझे 2009 से के बाद में उसी समय बंद करना चाहिए था, लेकिन ये सारा किरा धरा तो यूपीए 2 सरकार का है। अब यहां से इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपको बता देता हूं भारत देश में इसके अलावा भी कुछ धोखाधड़ी हुई है। जैसे पीएनबी घोटाला, जो कि 11,400 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला रहा, जिसे देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कहा गया है, जो कि मुख्य आरोपी नीरव मोदी है, देश छोड़कर के भाग गए हैं। विजय माल्या के बारे में बात करें तो सर 9,432 करोड़ रुपए का जो है वो शराब के कारोबारी ने, किंगफिशर के मालिक ने, उन्होंने घोटाला कर दिया, वो भी देश छोड़ के भाग गए। 13 बैंकों का उन्होंने कंगाल करके भाग गए वहां यहां से। उसके बाद में इलाहाबाद बैंक घोटाला, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी साख पत्रों के आधार पर 11,400 रुपए का इलाहाबाद हुआ। प्रोटोमैक पेन घोटाला, इसके प्रमोटर जो विक्रम कोठारी पर 7 बैंकों के 3,695 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। विक्रम कोठारी ने 2008 से लेकर के 2013 के बीच पब्लिक सेक्टर के बैंकों से मदद ली थी। तो ये सारे अन्य घोटाले हैं। और आखिरी स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं कि शेल कंपनियां क्या होती है। शेल कंपनियां जो है ये आमतौर पर कॉरपोरेट संस्थाएं होती है जिसके पास कोई सक्रिय व्यावसायिक संचालन या महत्वपूर्ण संपत्ति जो है वो नहीं होती है, और सरकार उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती है क्योंकि उनमें से कुछ का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, कर की चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में मैंने आपको
बता दिए हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं कि इसी प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां पढ़ने के लिए, हर रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास पढ़ने के लिए, बच्चे जो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं उनको कंपटीशन की अगर तैयारी करनी है तो हमारे एग्जाम कार्ड लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ में इस वीडियो का, आज की वीडियो का भी और बहुत सी वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे एग्जाम कार्ड लाइव के टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाएं और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सब लिंक है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ में ऐसी ही वीडियोस आपको अगर डेली चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को, कई बच्चों की शिकायत आती है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन सर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो भैया क्यों आएगा? क्योंकि आपने तो यार बेल आइकन दबाया ही नहीं, तो नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लोगे, ठीक है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।